नमस्ते। आज हम आपसे बात करेंगे कश्मीर नरसंहार की, जो 1990 में हुआ था। साथियों, कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या हुआ। वैसे मैंने वो फिल्म देखी है और उस दौरान जब 1990 के दशक में टीवी तो नहीं थी, लेकिन रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो मैंने सुना था, मुझे लगता है उसका शायद 10% भी फिल्म में नहीं दिखाया गया। जो हुआ था और जो दिखाया गया है उसमें बहुत अंतर है। जो फिल्म में दिखाया गया है लगभग इसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा अत्याचार हुआ था, क्योंकि फिल्म में मर्डर दिखाया गया है, आरे से काट के दिखाया गया है, जबकि उस समय सामूहिक बलात्कार हुआ था, सामूहिक रूप से घर जलाए गए थे, सामूहिक नरसंहार हुआ था, सामूहिक पलायन हुआ था। बहुत विभत्स घटना थी जो उस समय हम लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे। तो सवाल यह है कि ये नरसंहार हुआ क्यों, और पड़ोसी ही एक दूसरे की मुखबिरी क्यों कर रहे थे। जो वहां कश्मीरी हिंदू थे, जो पड़ोस में जाके ईद मनाया करते थे, सारे त्योहार साथ में मनाया करते थे, एक साथ खेला करते थे, बच्चे एक साथ क्रिकेट खेलते थे, ऐसा क्या कारण था कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का दुश्मन बैठ बैठा, मुखबिरी कर रहे थे। कौन आदमी कहां छिपा हुआ ये पड़ोसी बता रहे थे। छत पे छिपा हुआ है कि ड्रम के अंदर छिपा हुआ है ये भी बता रहे थे। तो पहला कारण तो ये था, जो पूरी दुनिया में अशांति का मूल कारण है, विशेष तालीम, जहां यह सिखाया जाता है कि जो खुदा की इबादत न करे, अल्लाह को न माने, वो काफिर है। पहला कारण ये। दूसरा ये भी था कि पड़ोस में जो ये बड़ा वाला महल खाली हो जाएगा, बड़ा वाला घर खाली हो जाएगा, ये मार के भगा दिए जाएंगे तो ये हमारे काम आएगा। लालच भी थी, वो तालीम भी थी, वो लालच भी थी, नफ़रत भी थी। नफ़रत कहाँ सिखाई जाती है, किसी स्कूल में सिखाई जाती है, उसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये फिल्म देखने के बाद कश्मीर की समस्या और जिसलिए वो हुआ नरसंहार, उसका समाधान हो गया? अभी कुछ दिन पहले डीजीपी ने बताया कि उस समय के मुख्यमंत्री ने 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को छोड़ा था। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्या, सामूहिक नरसंहार, सामूहिक पलायन करवाया, उनके खिलाफ उनको आज तक फांसी क्यों नहीं हुई? अगर वो मुख्यमंत्री उस साजिश में शामिल था तो वो जेल क्यों नहीं गया? वो दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बना? मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से हम 150 साल पुरानी खटारा कार से सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकते, वैसे 150 साल पुराने घटिया कानून से देश को सुरक्षित नहीं बना सकते। जिस तरीके से हम 150 साल पुरानी बंदूक से आतंकवादियों को नहीं मार सकते, आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते, वैसे 150 साल पुराने कानून से हम जिहाद खत्म नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक कानून कठोर नहीं होगा तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, कम से कम 18 साल तक, वो हिंदू हो या मुसलमान, सरकारी स्कूल में पढ़े या मदरसे में, जिसमें भी, फिर मदरसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस देश में मदरसे क्या ज़रूरत है? मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, वो 18 साल के बाद पढ़ाई जा सकती है। बचपन में क्यों पढ़ाना? एक बार बच्चा मैच्योर हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ ले, 12वीं तक उसकी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद वो अपना, जिसको वेद पढ़ना होगा वेद पढ़ेगा, जिसको पुराण गीता पढ़ना होगा गीता पढ़ेगा, जिसको कुरान पढ़ना होगा कुरान पढ़े, जिसको बाइबल पढ़ना हो बाइबल पढ़े। लेकिन 18 साल तक, मैं बार बार 18 इसलिए कह रहा हूँ कि 18 साल में आदमी 12वीं कर लेता है, 18 साल में थोड़ी मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, 18 साल के बाद गुमराह करने की संभावना कम होती है।
5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को गुमराह करना आसान है, 18 साल से बड़े बच्चे को गुमराह करना उतना आसान नहीं होता। इसलिए जो समस्या है आपने देख लिया, कट्टरवाद आप जानते हैं, मजहबी उन्माद आप जानते हैं, इसका समाधान है समान शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब पूरे देश में सिलेबस करिकुलम एक जैसा हो, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़ें, असम वाले असमी में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, यूपी बिहार यहाँ अपना हरियाणा राजस्थान ये लोग हिंदी में पढ़ें, अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। मंत्री और संतरी के बच्चे किताब अलग नहीं होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान के बच्चे किताब एक नहीं होनी चाहिए 18 साल तक। उसके बाद जिसको जो पढ़ना है, जिसको इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग करे, जिसको मेडिकल पढ़ना है मेडिकल करे। मैं कह रहा हूँ अगर इतना ही ज़्यादा शौक है तो 12वीं के बाद अपना लोग गीता पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे, जिसको जो पढ़ना होगा पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यही तरीका है। दूसरा, कानून। अमेरिका में एक व्यक्ति ने, गुई फ्रैंक नाम था उसका, 2 शर्ट चुराया था उसने। क्या चुराया था? 2 शर्ट। 20 साल तक जेल में था वो। 20 साल के बाद रिहा हुआ है। 2000 में पकड़ा गया था, 2020 में छूटा है। क्या उसने अपराध किया था? 2 शर्ट चुराया था। हमारे देश में बिट्टा कराटे जिसने इतने लोगों को मारा, यासीन मलिक जिसने इतने लोगों को मारा, वो मुख्यमंत्री जो आतंकवादियों से साठगांठ करके बैठा हुआ था, वो मुख्यमंत्री जिसने आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया और खुद लंदन भाग गया, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ। और अमेरिका में गुई फ्रैंक को 2 शर्ट चुराने के कारण 20 साल जेल में रहना पड़ा। हम अमेरिका से इतने सामान खरीदते हैं, राइफल खरीदते हैं, मिसाइल खरीदते हैं, अमेरिका के कानून क्यों नहीं ले रहे? फ्रांस से हमने राफेल खरीदा हजारों करोड़ रुपए देके, फ्रांस का हम कानून मुफ्त में क्यों नहीं ले रहे? सिंगापुर से हजारों करोड़ रुपए दे के सामान खरीदते हैं, उनके अच्छे अच्छे कानून मुफ्त में क्यों नहीं लेते? हमसे पैसा थोड़ी मांगेगा। भारत अगर किसी टेक्नोलॉजी की नकल करेगा अमेरिका के, सिंगापुर के, फ्रांस के, तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भारत यदि अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के कानूनों की नकल करेगा तो एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो हम रॉयल्टी थोड़ी मांगेंगे कि हमारा कानून आप क्यों अपने देश में लागू कर रहे हैं। अगर वास्तव में एक भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, अगर एक भारत बनाना है तो हमें समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना ही पड़ेगा। श्रेष्ठ भारत बनाना है तो दुनिया के श्रेष्ठ कानूनों को भारत में लागू करना पड़ेगा। आखिर राजनीतिक शामिल थे, पॉलिटिशियंस शामिल थे इस पूरे नरसंहार में, ब्यूरोक्रेट शामिल थे इस पूरे नरसंहार में। आज तक किसी को सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमारा कानून घटिया है। अब सवाल आया कि इनको न्याय कैसे मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है, फिल्म देखने के बाद लोगों को जागरूकता आ गई है, लेकिन न्याय तो तब होगा जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं का घर लूटा, जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं का रेप किया, उनको आजीवन कारावास और फांसी हो और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में भी ये काम किया था। बहुत सारे तो जो जिहादी थे वो तो जिहाद के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो घर के आस पड़ोस के लोग जो मुखबिरी कर रहे थे वो प्रॉपर्टी की लालच में कर रहे थे कि ये जब भाग जाएगा ये हिंदू तो इसका घर हमें मिल जाएगा, इसकी हमें कार मिल जाएगी, इसकी हमें स्कूटर मिल जाएगी, इसका हमें सेब का बगीचा मिल जाएगा, इसका खेत खलिहान मिल जाएगा। जब तक उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। तो सवाल ये आया कि अब इतने साल के बाद कैसे न्याय मिले? बहुत आसान है। इस पूरे केस को एनआईए को दे देना चाहिए, सीबीआई को भी नहीं बल्कि एनआईए को, क्योंकि इसमें टेररिज्म के साथ साथ फॉरेन फंडिंग भी है, विदेशों से फंडिंग भी खूब हुई है। अलगाववादियों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, आतंकवादियों का बहुत बड़ा हाथ है, नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है।
इसलिए सीबीआई की बजाय इस पूरे मैटर को एनआईए को दे देना चाहिए। अब सवाल आया कि एविडेंस कैसे मिलेगा। हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून नहीं है। तत्काल हमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए। अमेरिका में है, सिंगापुर में है, कई देशों में है, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होती है कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन उसको एज ए एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कानून नहीं है। तो सबसे पहली जरूरत है तत्काल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, यदि हम कश्मीरी हिंदुओं को वास्तव में न्याय देना चाहते हैं तो। दूसरा, एनआईए को इसकी इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। तीसरा, स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। वैसे एनआईए के लिए स्पेशल कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, इसमें काम चलता है, डे टू डे हियरिंग होती है। और कुछ और भी टेक्निकल उसमें लिमिट आएगी, कुछ कानून इधर उधर आड़े आएंगे, तो इस केस को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा स्पेशल केस, जहां आप हर चीज, कुछ हमें चीजें को बाईपास करना पड़ेगा। भाई, जिनके माता पिता भाई को मारा गया वो जानते हैं यहां फला व्यक्ति ने मारा, और जिसने मारा है वो पब्लिकली एडमिट कर चुका है कि हाँ उसने मारा है। बिट्टा कराटे का भी इंटरव्यू है, यासिन मलिक का भी इंटरव्यू है। फिर न्याय देने में आड़े आ क्या रहा है? न्याय देने में आड़े आ रहा है घटिया कानून, अंग्रेजों का कानून। इसलिए हमें उसको बाईपास करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाना पड़ेगा। इसमें न्याय हो सकता है, न्याय करना कोई असंभव नहीं है। हमारा ये भारत का संविधान भी कहता है कि न्याय होना चाहिए, भले ही देर से सही। और देर से लोगों को न्याय मिल ही रहा है। किसको टाइम पे न्याय मिल रहा है? मुकदमे चल रहे हैं, 25 साल 30 साल 40 साल बाद चलते ही रहते हैं मुकदमे। तो यहाँ तो 50-50 साल से भी चकबंदी का मुकदमा चल रहा है, जिले में चल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। इतनी देर नहीं हुई है कि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, केवल मूवी देख के इसको छोड़ दिया जाए। नहीं, इस मूवी ने अगर हमें जगाया है तो इस मूवी के बाद वहाँ कश्मीर के लोगों को न्याय मिले, उसके लिए ज़रूरी है पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा हो। बहुत सारे कुछ कानून हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की ज़रूरत है, और कठोर सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक कश्मीर में उन दरिंदों को फांसी नहीं होगी, तब तक दुनिया में और देश में संदेश नहीं जाएगा कि हाँ, भारत में अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे जाहिलपन को। अब भारत मजहबी उन्माद को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि भारत के कई अलग अलग कोनों में ये बात कही जाती है। बंगाल में ये चर्चा होती है, केरल में ये बात होती है कि अरे कश्मीर में तो इतना सब कुछ हो गया, वहाँ किसी को नहीं, क्या कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ कैसे होगा? ये जो अलगाववादी हैं, जब लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं तो कश्मीर का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसने, यासिन मलिक ने मारा था, अभी आज भी कुछ हुआ क्या? बिट्टा कराटे ने मारा था, कुछ हुआ क्या? तो ये जो लड़कों को जब उनका ब्रेन वॉश करते हैं तो उनको कश्मीर की घटना याद दिला के उनको कहते हैं देखो पूरा कश्मीर खाली करा लिया गया, तुम भी बंगाल खाली करा लो, तुम केरल खाली करा लो, तुम असम खाली करा लो। इसलिए उनको आजीवन कारावास, फांसी देना ज़रूरी है। उन जिहादियों को, दरिंदों को उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना ज़रूरी है, उसके बाद ही न्याय मिलेगा। आशा करता हूं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। असहमत हैं तो भी अपनी राय दीजिए, और सहमत हैं तो अपनी राय देने के साथ साथ इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा इस पे लोग चर्चा करेंगे उतने ज़्यादा इस पे आगे की कार्रवाई हो पाएगी। धन्यवाद, आभार।